जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रविवार को बालाघाट प्रवास पर आ रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। जिले की प्रतिभावान कराटे खिलाड़ी निधि नन्नेट को मिलेगा विक्रम अवार्ड, खेल विभाग ने जारी की सूची। जन्माष्टमी त्योहार के दिन कोविड-19 टीकाकरण का स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया विरोध, आदेश पर जताई आपत्ति। सीएम के आगमन से पूर्व अवैध होर्डिंग से पटा शहर, नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने सीएम के कार्यक्रम की जताई व्यस्तता। पुत्रों की लंबी आयु के लिए जिले भर में माताओं ने रखा हल छठी माता का व्रत। दहेज में 2 लाख रुपए, मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन की मांग पूरी नहीं होने पर एक नवविवाहिता को उसके पति, सास और ससुर ने मारपीट करके घर से निकाल दिया। यह घटना कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मानेगांव की है। नवविवाहिता शानू के 21 वर्ष ग्राम मानेगांव के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना बालाघाट में उसके पति अभिलाष उके, सास तिरंजा उके और ससुर हाउसी दास उके सभी ग्राम मानेगांव निवासी के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शानू का मायका ग्राम मानेगांव का ही है। 4 जून 2021 को शानू की शादी अभिलाष उके ग्राम मानेगांव निवासी के साथ बौद्ध धर्म के अनुसार हुई थी। 11 जुलाई की रात्रि में शानू को उसके पति अभिलाष ने दहेज नहीं लाने पर गालियां दी और मारपीट की। सास ने गले का मंगलसूत्र छीन लिया और रात्रि में ही शानू को घर से बाहर निकाल दिया गया। 25 वर्षीय एक लड़की ने अपने मंगेतर के विरुद्ध शादी के पहले दुष्कर्म करने और उसके परिवार के विरुद्ध दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी करने से इनकार करने का आरोप लगाया है। खैलांजी थाना के क्षेत्र के अंतर्गत सावरी निवासी इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर खैलांजी पुलिस ने ग्राम सावरी के ही इस लड़की के मंगेतर शुभम बनोटे सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष 7 जुलाई को ग्राम सावरी निवासी इस 25 वर्षीय लड़की की शादी उसी के ग्राम के ही राजकुमार बनोटे के बेटे शुभम बनोटे के साथ तय हुई थी और 8 जुलाई को ग्राम के सामाजिक लोगों की उपस्थिति में मंगनी कार्यक्रम संपन्न हुआ था। शादी मंगनी का कार्यक्रम होने के बाद मंगेतर ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। 7 अगस्त को रिपोर्ट कर खैलांजी पुलिस थाना पहुंची और घटना के संबंध में बताया गया। खैलांजी पुलिस ने इस लड़की की व्यथा सुनने के बाद इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर शुभम बनोटे, उसके पिता राजकुमार बनोटे, मां पुष्पा बनोटे, बहन माधुरी बनोटे, जयश्री बनोटे और स्नेहा बनोटे के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। रूपदेर थाने के उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनपुरी में नवविवाहिता स्वाति खोबरागड़े 23 वर्ष ने अपनी मामी दामेश्वरी उर्फ अलका मेश्राम के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नवविवाहिता स्वाति के द्वारा आत्महत्या करने के इस मामले में रूपझर पुलिस ने स्वाति की मामी दामेश्वरी उर्फ अलका पति सुरेश मेश्राम 42 वर्ष वार्ड नंबर 10 ग्राम कोसमी बंदर झिरिया बालाघाट निवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वाति का मायका ग्राम नेवरगांव कला थाना किरणापुर का है। 10 मई 2017 को स्वाति का विवाह विजय खोबरागड़े ग्राम सोनपुरी निवासी के साथ ग्राम कोसमी बालाघाट में उसके मामा सुरेश मेश्राम के घर से हुआ था। 10 अगस्त को सुबह स्वाति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। स्वाति नवविवाहिता होने से जांच एसडीओपी के द्वारा की गई। मर्ग जांच में पाया गया कि स्वाति विवाह के पूर्व अपने दोस्त शुभम वहाने के साथ घर से भोपाल चली गई थी, जिसे उसके भाई और बहन ने भोपाल में बालाघाट वापस लाकर अपने रिश्तेदारी के मामा सुरेश मेश्राम निवासी वार्ड नंबर 10 कोसमी बंदर झिरिया बालाघाट में रखे थे एवं मामा सुरेश मेश्राम के घर से ही स्वाति और विजय का विवाह कराया गया था। स्वाति को विवाह के बाद से लगातार उसकी मामी अलका मेश्राम फोन करके उसकी शादी से पहले दोस्त के साथ घर से भाग जाने की बात को लेकर उसकी बेइज्जती करती थी।
एवं ससुराल वालों को यहां पूरी घटना बताने की धमकी देकर स्वाति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। जिस बात से परेशान होकर स्वाति ने आत्महत्या करने का मामला सामने आने पर कार्रवाई की गई है। खेल जगत में बालाघाट के खिलाड़ियों ने हमेशा से ही अपनी खेल प्रतिभा के बलबूते पर परचम लहराया है और खिलाड़ी लगातार विभिन्न खेल विधाओं में देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कराटे खिलाड़ी निधि नन्नेट का चयन विक्रम अवार्ड के लिए हुआ है। आपको बताया कि बालाघाट जिले से कराटे खिलाड़ी माया ठाकरे और निधि नन्नेट का नाम विक्रम अवार्ड के लिए भेजा गया था। वहीं विश्वामित्र अवार्ड के लिए कराटे कोच संतोष पारदी, सुनीता सिद्दीकी के नाम भी भेजे गए थे, जिनमें से विक्रम अवार्ड के लिए निधि नन्नेट का नाम चयनित किया गया है। इस संदर्भ में मोबाइल पर चर्चा के दौरान खेल विभाग के खेल प्रमुख केदार ठाकरे ने बताया कि खेल विभाग के द्वारा पुरस्कारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें निधि नन्नेट का विक्रम अवार्ड के लिए चयन किया गया है और यह अवार्ड मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाएगा। समारोह की तारीख शीघ्र ही तय की जाएगी। शासन प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले कि वे खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन लालबर्रा में उल्टी गंगा बहती दिखाई दे रही है। खेल मैदान को सब्जी बाजार बना दिया गया। नतीजा उसके बाद तो जैसे पूरा हिसाब किताब ही चौपट हो गया। वर्तमान समय में खेल मैदान गंदगी और कचरे का घर बन गया है और खिलाड़ी रोजाना होने वाली प्रैक्टिस से दूर होते चले जा रहे हैं। टैलेंट सर्च के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढकर उन्हें जिला, संभाग, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन करने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। वहीं बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालबर्रा विकासखंड के इकलौते हाईस्कूल खेल मैदान में खिलाड़ी चौतरफा कीचड़ व कचरे के बीच वॉलीबॉल, क्रिकेट व अन्य खेलों की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर है। यह हाल लालबर्रा स्थित इकलौते हाईस्कूल खेल मैदान का है, जहां पर प्रतिदिन वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी व फुटबॉल सहित अन्य खेलों की प्रैक्टिस करने के लिए युवा खिलाड़ी पहुंचते हैं। परंतु दुख का विषय है कि शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के द्वारा खिलाड़ियों को किसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही और न ही खेल मैदान का रखरखाव किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय खिलाड़ियों में आक्रोश पनप रहा है। मुझे हो गया 9 साल 10 साल होने लगे। क्या स्थिति ग्राउंड की यहाँ पे अभी? यहाँ पर ग्राउंड ही नहीं है बोलना चाहिए। तो पहले जो हमने इतनी मेहनत किए थे ग्राउंड में, यहाँ सब्जी मंडी लगने से वो ग्राउंड बर्बाद हो चुका है पूरा। वहाँ हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं, तो यहीं इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्या सुविधा है आपके पास में वॉलीबॉल को लेकर? ना हमारे पास कोई किट है, ना हमारे पास कुछ है। कैसे खेलते हो फिर आप लोग? बस अपने सब लोग कलेक्ट करते हैं पैसे और उसके बाद फिर लेते हैं बॉल और किट विट। तो शासन से कोई आपको नहीं मिली किट विट? अभी कुछ भी नहीं मिला, ना किट विट कुछ भी नहीं मिली है अभी तक की मिला ही नहीं है इतने सालों से। क्या मांग रही है आपकी? वही कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमारा ग्राउंड बना दीजिए, बना देंगे और किट विट और बॉलें चाहिए बस, और थोड़ी सी नेट वेट चाहिए होगा। कहाँ से बच्चे आते हैं यहाँ पे अभी खेलने के लिए? यहाँ पर लालबर्रा आजू बाजू गाँव के बस। कितने लोग होंगे लगभग? टोटल यहाँ होंगे 20-22 खेलने वाले खिलाड़ी। और आज मुझे पता है ग्राउंड के हालात देख के बहुत गलत महसूस हो रहा है कि इस तरह से ग्राउंड में ख़राबी हो रही है। अभी आप देख सकते हैं गड्ढे, और हमारा जो विकेट है पीछे जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं वही पूरी तरह से ख़राब हो गई है। हर साल हम लोग लड़के लोग मिलके अपने चंदे से ग्राउंड को सफाई करवाते हैं। फिर अभी इससे पहले सब्जी मंडी लगी थी, इन्होंने जिस तरह से हालत किया ग्राउंड की, फिर से लड़कों को मिलके सहयोग करना पड़ेगा। पर ऐसा बार बार हो रहा है, इसके लिए कुछ सरकार से निवेदन है कि कुछ अच्छा कदम उठाएं। नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता, सब लोग हम लोग अपनी व्यवस्था से ही पूरा करते हैं। और जैसे साथ में देख लोगे आप, यहाँ पे खिलाड़ी लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास करते हैं। इनके लिए भी ग्राउंड की हालत इस तरह ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पीछे पानी आनी बहुत भरा है और ये अभी गड्ढे अड्डे हैं थोड़े, कांच हो जाते हैं। अभी चूहे हैं कि पहले से गड्ढे ये? पहले से हैं थोड़े। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? अभी थोड़ा यहाँ भरन होना था, उससे नहीं हो रही है। और क्या सुविधाएं मिलती है आपको सरकार की तरफ? कुछ वो किट मिलती है या वॉलीबॉल से कुछ सुविधाएं मिलती है? अभी एक बीच में बॉल आई थी बस, उसके अलावा तो नहीं आई। तो अभी कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? अभी प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, बस यहीं पीछे ग्राउंड में कर लेते हैं। और नाइट में कुछ मतलब? नहीं, लाइटिंग का कुछ नहीं है अभी तो। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का रविवार को नगर आगमन हो रहा है, जो रविवार की सुबह 11:45 पर भोपाल से वायुयान के द्वारा प्रस्थान करेंगे, जो 12:25 पर बिरसी हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे, जहां से 12:30 बजे बिरसी हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर के द्वारा बालाघाट के लिए प्रस्थान करेंगे और 12:45 पर वे बालाघाट पहुंचेंगे, जहां दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 5 बजे बिरसी हवाई पट्टी के लिए वे रवाना होंगे, जहां से वे वायुयान से
भोपाल जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस आगमन को लेकर जहां एक और जिला व पुलिस प्रशासन ने नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम और उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न विरोधी दल और संगठनों के द्वारा जगह जगह मुख्यमंत्री का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने और जगह जगह मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है, जिसकी जानकारी विरोधी दलों के पदाधिकारियों ने शनिवार को अलग अलग जगह पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी, जिसमें ओबीसी महासभा ने शिक्षकों की भर्ती और ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने और ओबीसी महासभा के बैनर तले मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की। अभी लगभग हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जो नतीजा आया बिल्कुल शून्य है। किसी भी प्रकार की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई है। 3 साल से हमारे लगभग 32,000 चयनित शिक्षक साथी उनके सत्यापन की प्रक्रिया होने के बाद में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने भोपाल में विगत 28 जुलाई को भी आंदोलन किया, जहां पे हम लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। फिर भी मध्य प्रदेश की ये ओबीसी विरोधी सरकार नहीं जाग रही है। हम लोगों के पास में अंतिम विकल्प अब यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के जितने मंत्री है सभी लोगों का खुलकर विरोध करेंगे। जहां जहां ये लोग ओबीसी महासभा के साथियों को दिखेंगे वहां पे इनको काले झंडे दिखाए जाएंगे और पुतला दहन किया जाएगा। सपा नेता व पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने पुलिस नक्सली मुठभेड़ और पकड़े गए नक्सलियों पर कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए सीएम का घेराव कर उन्हें काले झंडे दिखाने का ऐलान किया गया है। बालाघाट जिले में 7 फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। इसमें 4 महिलाओं के हैं, एक शारदा नाम की महिला है, नंदे नाम की महिला है, शोभा है, सावित्री है। इन महिलाओं के उन्होंने पकड़ के मारकर उनकी हत्या करके और लाश को ले जाकर रख दिया। और नंदे नाम की जो महिला है उसको घर में घुस के उसको गोली मारी गई है। ये कोई इनकाउंटर नहीं है, ये सीधे डायरेक्ट हत्या है, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई इसमें। और उन लोगों के पास में भरमार बंदूक रख दी गई। जितने भी 7 जो फर्जी इनकाउंटर सभी में भरमार बंदूक रखी गई है। सबके पास दाल, चावल, हल्दी, मिर्ची, नमक रख दिया गया है। ये बहुत बड़ा अपराध है शिवराज सिंह सरकार का और उसकी पुलिस के द्वारा किया गया अपराध। झाम सिंह धुर्वे जो आदिवासी किसान है, बालाघाट का रहने वाला है, सब जानते हैं उसे, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई, फर्जी इनकाउंटर बता दिया गया। अंधेरे में उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जहाँ लाइट नहीं भैया के पोस्टमार्टम घर में अंधेरे में करा दिया गया रात के 8 बजे। हीरालाल टेकाम जो है वो भी किसान है, दयान टोला का, उसकी भी फर्जी इनकाउंटर मार के गोदरी के जंगल में वो जब आ रहा था उसको मार के गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। तो उसको बता दिया इनकाउंटर, नक्सली पुलिस। तो ऐसे ये 7 इनकाउंटर है। और अभी एक इनकाउंटर बता के एक नक्सली को पकड़ा है। 8 लाख के इनामी नक्सली पकड़ना बता दिया गया जरासी गांव में, बिरसा थाने के अंतर्गत। कोई वहाँ पे इनकाउंटर नहीं हुआ है, किसी नक्सलाइट को वहाँ पकड़ा नहीं गया है। गांव में मैं खुद गया था, खुद मिला हूँ। कहा कि यहाँ कोई मुझको पुलिस वाले आए और खेतों में खुद ही दौड़े हैं, इधर से उधर दौड़ लगाई उन्होंने, और कहा कि किसको पकड़ा हमें पता ही नहीं है। इसके अलावा किसान कांग्रेस ने 3 नए कृषि कानून, जिले में यूरिया की कमी, बिजली की समस्या, समर्थन मूल्य और किसान कर्ज माफी सहित किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सीएम का घेराव कर उन्हें काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी। देखिए, वर्तमान समय में बालाघाट जिले में किसान बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है भाजपा सरकार की जो किसान विरोधी नीति है उनको लेके। जैसे कि हमारे जिले में अभी धान की जो फसल लगी हुई है, इसमें डीएपी, खाद, ये सब चीजों की बहुत ज्यादा अभी कमी आ रही है। सोसाइटियों में, सहकारी समितियों में उपलब्ध नहीं है। किसानों को व्यापारियों से ज्यादा मूल्य पे चीजें खरीदनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक स्थिति किसान की खराब हो रही है। दूसरी बात है कि मौसम की वजह से अभी बिजली विभाग और शासन की जो नीतियां हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा इनको बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है, और बिजली भी जो है इनको समय समय पर नहीं मिल पा रही है। तीसरी बात यह है जो प्रदेश व्यापी है, इसमें एमएसपी का मूल्य पिछले बार से बढ़ा के करीब 72 रुपये बढ़ा के इस बार 1940 रुपये किया गया है, जो आज की महंगाई को देखते हुए बहुत ही कम है।
किसान के धान की 1 एकड़ के खेत को उपजाऊ जो उसकी कॉस्ट आती है, लागत आती है, वो 2000 रुपये प्रति एकड़ आती है, 2000 रुपये प्रति कुंटल। तो उसको एमएसपी के हिसाब से बढ़ा के लगभग 3000 रुपये करना चाहिए था, मगर इन्होंने सिर्फ 72 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा के सिर्फ अपना जो है भाजपा सरकार ने किसानों को लॉलीपॉप दिया है और अपना सिर्फ एक अभियान चलाया हुआ है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगने और उस प्लांट के शुरू होने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां जिला अस्पताल के पीछे कुछ दिन पूर्व इंस्टॉल किए गए छोटे ऑक्सीजन प्लांट के बाद अब बड़ा ऑक्सीजन प्लांट भी जिला अस्पताल पहुंच चुका है। भोपाल से आए L&T कंपनी के मैकेनिकल इंजीनियर अनिल वर्मा अन्य कर्मचारियों के साथ प्लांट को फिट करने में जुट गए। बताया जा रहा है कि 1-2 दिनों के भीतर प्लांट के सभी पार्ट फिट कर दिए जाएंगे, जिससे 1-2 दिन बाद इंजीनियर आकर इस प्लांट को फाइनल टच देकर प्लांट की टेस्टिंग करेगा और तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दोनों प्लांट की टेस्टिंग रिपोर्ट भोपाल भेजी जाएगी और भोपाल से अनुमति मिलने के बाद प्लांट का उद्घाटन कर दोनों प्लांट जिला अस्पताल के हैंडओवर कर दिए जाएंगे। मिल रही जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में इंस्टॉल इन दोनों ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन 15 सितंबर को हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो प्लांट इंस्टॉलेशन के बाद ही दोनों प्लांटों को शुरू नहीं किया जाएगा। वहीं भोपाल से प्लांट शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद विधिवत रूप से प्लांट का उद्घाटन कर इसे 15 सितंबर से शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरझर के प्रतापपुर के खेत में एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। मृतक धनीराम कुमरे 62 वर्ष की लाश उसके खेत से बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 8 बजे धनीराम अपने घर से खेत जाने निकला था। 12 बजे करीब जब धनीराम की पत्नी खेत पहुंची तब उसने अपने पति धनीराम को खेत में मृत पाया, जिसकी धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई थी। सूचना मिलते ही लामता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक धनीराम की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी गई। धनीराम की हत्या किस वजह से हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा शनिवार को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई। विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लंबे समय से कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य व अन्य कार्यों को लेकर तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है और यह सेवा शर्त के विरुद्ध है, जिसमें मुख्य रूप से रविवार को वैक्सीनेशन करवाना और अभी जो एक नया आदेश आया है कि कृष्ण जन्माष्टमी को भी कोविड-19 टीकाकरण किया जाना है, जबकि इस दिन शासकीय अवकाश रहता है और वैक्सीनेशन कार्य में अधिकतर महिलाएं कार्यरत है, जिनके घरों में यह पर्व मनाया जाता है जो हिंदू धर्मावलंबियों का एक बड़ा पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी। परंतु शासन ने जो आदेश जारी किया है उसका तो हम बहिष्कार करते हैं। जन्माष्टमी है, हिंदू धर्मावलंबी त्यौहार मनाते हैं और हमारे साथ 90% महिला कर्मचारी कार्यरत हैं और ऐसे में उस दिन टीकाकरण रखना कहीं ना कहीं मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, तो इसका हम विरोध करते हैं। रविवार को अवकाश का दिन होता है, सप्ताह में एक दिन हमें अवकाश मिलता है। पहले से ही अवकाश के दिन के कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। हमारे घर में बूढ़े माँ बाप, बच्चे, पारिवारिक कारण बहुत सारे होते हैं, इसलिए अवकाश का दिन छुट्टी का है, उस दिन टीकाकरण न करवाया जाए। और जैसे कि सोमवार के आदेश प्रसारित होते हैं, आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और शासन ने उस दिन शासकीय अवकाश घोषित किया हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना की दृष्टि से, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं श्रेय लेने की दृष्टि से शासन द्वारा ये जो कार्य कराया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। लगातार बारिश न होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बारिश बेहतर हो, इसके प्रमुख मकसद को लेकर ग्रामीणों के द्वारा गोंगले के अन्नपूर्णा मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। शनिवार को धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही इसका समापन किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ एवं महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस विषय में ग्राम गोंगले के प्रधान गंगा प्रसाद लीलारे ने कहा कि किसानों की साल भर की मेहनत बारिश पर ही रहती है, लेकिन वर्तमान में बारिश बहुत कम हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। जिले में बेहतर बारिश हो, इसके लिए अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया।